नमस्कार, मैं हूं ओम परमार, राष्ट्रीय महासचिव देश बचाओ पार्टी। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसे जानकर आपको दुख तो होगा ही, लेकिन आश्चर्य बहुत ज्यादा होगा। बात है सन 1518 ईस्वी की। रोमन साम्राज्य, तत्कालिक रोमन साम्राज्य में एक शहर हुआ करता था स्ट्रासबर्ग। स्ट्रासबर्ग को उस समय के क्रिसमस सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो वहां पर जो है सितंबर के महीने में सब कुछ सही चल रहा था और सामान्य सा एक दिन था। अचानक एक स्टोपिया नाम की महिला निकल के आती है अपने घर से और एक सामाजिक जगह पर, एक सार्वजनिक जगह पर नाचना शुरू कर देती है, वो भी बिना किसी म्यूजिक के। जब वो इस तरीके से नाच रही होती है तो कुछ देर तो लोगों का ध्यान नहीं जाता अमूमन, लेकिन जब वो बहुत देर तक नाचती रहती है तो लोग उस पर गौर करते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा कर रही हो, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और अपनी धुन में नाचती रहती है। लोग जाते हैं उसके घर और उसके पति को बुला के लाते हैं। वो भी प्रयास करता है उसको समझाने का, लेकिन कोई असर नहीं होता। अंत में वो 2-4 घंटे नाचने के बाद में जब थक जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है, तब उसका पति उसे उठाकर घर ले आता है, उसकी आप भगत देखभाल करता है। दूसरे दिन फिर जो है उसी समय पर घर से निकलती है और उसी स्थान आकर फिर नाचने शुरू कर देती है। दूसरा दिन जब वो ऐसा कर रही होती है तो फिर उसके देखते ही देखते 1-2 लोग और उसके साथ आ जाते हैं और वो मिलकर नाचने लगते हैं ग्रुप में। अब बाकी के लोग उन 3-4 लोगों को समझाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। वही क्रम फिर से चलता है और वो शाम को फिर 3-4 बेहोश हो जाते हैं। फिर उनके घर वाले अपने उठा के घर ले जाते हैं, फिर उनकी आप भगत देखभाल करते हैं और फिर अगले दिन फिर से वो लोग आकर वहां नाचना शुरू कर देते हैं। फिर उसमें नए साथी कुछ जुड़ जाते हैं। इसी तरीके से यह क्रम चलता रहा और धीरे धीरे एक बीमारी का रूप ले गया। तो जहां भी लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी म्यूजिक के नाचते हुए पूरे फ्रांस में देखा जा सकता था। तो फ्रांस में उस समय की तारीख में उसको डांसिंग प्लेग का नाम दिया गया, यानी नाचने वाली महामारी। उस समय आधुनिक विज्ञान इतना तेज नहीं था, लोग तंत्र मंत्रों पर ज्यादा भरोसा करते थे, तो तंत्र मंत्र भी किए गए, विज्ञान का भी, दवाइयों का प्रयोग किया गया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। और ये बीमारी पूरे फ्रांस में लगभग 3-4 महीने तक चली। जहां तहां लोग घरों से निकलते, किसी सार्वजनिक स्थान पर नाचते और नाचते नाचते बेहोश हो जाते, फिर लोग उन्हें उठा के घर ले जाते और फिर अगले दिन इसी तरीके से नाचने फिर लग जाते हैं। तो करीबन 400 लोग उस महामारी में मारे गए, न जाने कितने बेहोश और अपंग हो गए, और वो बहुत दिनों तक उस बीमारी ने परेशान किया। तो ये तो बात रही सन 1518 ईस्वी की। लेकिन आज मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म बन गए। जिस तरीके से फ्रांस सरकार ने उनके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराए थे जगह जगह पर, जहां भी वो नाच सकें सुविधापूर्व, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था सरकारों के पास। तो आज तो सरकारों ने तो नहीं किया, लेकिन कुछ जो है चुनिंदा लोगों ने अपने फायदे के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए, जिनको हम और आप इंस्टाग्राम के नाम से जानते हैं, फेसबुक के नाम से जानते हैं, यूट्यूब के नाम से जानते हैं, या विभिन्न अन्य प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध करा दिए हैं। और बिना कारण के लोग इस आधुनिक युग में भी नाचने लग रहे हैं। वहां पूरी युवा वर्ग किसी भी तबके से आता है, ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो, मध्य वर्ग से हो, उच्च मध्य वर्ग से हो, लघु निम्न वर्ग से हो। आज आधुनिक विज्ञान में भी कोई उनका इलाज दिखाई नहीं देता। कौन सा प्लेग है, कौन सी बीमारी है। अच्छा, मैं ये सारी चीजें यहां क्यों कह रहा हूं? मैं ये सारी चीजें यहां इसलिए कह रहा हूं कि अब इस नाचने वाली पीढ़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है। उनके जरूरी मुद्दे गायब हैं, उनके जरूरत के सारे विषय गायब हैं। ना नौकरियों से किसी को कोई लेना देना है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कोई सवाल नहीं। ना देश की सुरक्षा से, आंतरिक सुरक्षा से कोई लेना देना है कि अपराधों का ग्राफ घट रहा है, बढ़ रहा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं। ना शिक्षा के स्तर से उन्हें कोई फर्क पड़ता है कि शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब इस नाचने वाली पीढ़ी से क्या उम्मीद की जाए? इस देश के जो हालात हैं वे आपसे और हमसे किसी से छुपे नहीं है। आज हमारी बेरोजगारी का आंकड़ा आसमान छू रहा है। आज हमारी भुखमरी में भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। आज हमारे यहाँ पर
सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट नौकरियों के भी बहुत टूटे हैं। आधुनिक युग में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ी है इस देश के अंदर, सरकारें उसके सामने लाचार दिखती हैं। अपराध जिस तरीके से देश में बढ़ रहा है, प्रशासन और पुलिस उसके सामने लाचार दिखते हैं। और राजनीतिक अपराध की तो आप पूछिए मत। राजनीतिक जो अपराधी देश के अंदर हुए हैं, आज की तारीख में संसद के अंदर 50% से आधे से अधिक सांसद ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर हत्या, लूट, डकैती, मर्डर के 50-50, 100 मुकदमे दर्ज हैं। पढ़ा लिखा तबका जो है वो अपना कहीं भी नौकरी करके अपने बच्चे पाल रहा है, अपने रोटी रोजगार में व्यस्त है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी तनख्वाह वक्त टाइम पे आ जाती है और वो आराम से अपने बच्चों को धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि विदेश सेटल कर रहे हैं। आपसे भी किसी से छुपी नहीं बात, जो भी संपन्न लोग हैं इस देश के अंदर, आजकल तो अखबारों में, टीवियों में भी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। अखबारों में तो मैंने पढ़ा है, फिलहाल के कुछ वर्षों में विदेश जाने वाले लोगों की तादाद अचानक बढ़ गई है। बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हो सकता है आपने इस पर गौर नहीं किया हो। बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्या कारण है लोग विदेश भाग रहे हैं? विदेश इसलिए भाग रहे हैं कि यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं रही। यहाँ का खाना, अनाज दूषित हो गया। मिलावट जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी, एक मुद्दा हुआ करती थी पिछले कुछ साल पहले। लेकिन आज मिलावट की चर्चा अखबार, टीवी डिबेट्स, बहस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर वगैरह, कहीं कोई चर्चा नहीं मिलावट की। और मिलावट का आलम आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर जहर भी शुद्ध मिलता होगा। घी और दूध और अनाज और सब्जियों की तो बात क्या करें। अनाज सब्जियों में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और तमाम तरीके के केमिकल्स मिला के अनाज को तो जहरीला बना ही दिया किसानों ने। और किसानों ने क्या बना दिया? इसमें अकेला किसान दोषी नहीं है, पूरी सरकार है, पूरा सिस्टम, पूरा समाज दोषी है। क्योंकि किसान की मजबूरी है, वो अगर उन चीजों का उपयोग नहीं करता तो उसकी पैदावार उस लेवल से नहीं होती, और पैदावार का स्तर गिरेगा तो किसान की उसमें जरूरतें पूरी नहीं होती, तो किसान तो खाना भी खराब, खाना भी दूषित। अब बात करिए अपराध की, तो उसके आंकड़े आप जो आपराधिक ब्यूरो जो होती है, यानी क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, उसमें देख ही रहे हैं, दिनादिन बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। जो भी है, लूट है, मर्डर है, डकैती है, हत्या है, चोरी है, तमाम तरीके के अपराध है, वे भी चरम पर जा रहे हैं। उसके बाद में करप्शन की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा करप्शन जो है मेरी नजर में, वो यह है कि पैसे का दुर्विकरण हो रहा है। अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। एक सर्वे आया था अभी किसी उसका, हो सकता है तो मैं सोर्स आपको दे दूंगा इसी में, एक संस्था का, जिसने उसने बताया था कि देश का % पैसा तकरीबन 10 से 15% लोगों के पास है, 90 पैसा, और बाकी के जो 90% लोग हैं, 85 से 90% लोग, वो लोग टोटल 10% पैसे से गुजारा कर रहे हैं। तो ये एक जो खाई बनती जा रही है अमीर और गरीब की इस देश में, यह सुरक्षा की भावना पैदा कर रही है। तो जो समझदार लोग हैं या जो उन्होंने पैसा कहीं से इकट्ठा किया है, वे विदेशों में सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि देश के हालात आगे बच्चों को यहाँ पर छोड़ने के लायक होंगे। तो किसकी बात करी जाए? आज की तारीख में अगर हम बात करें सत्ताधारी पार्टी की, जो सत्ता में बैठी है, उसका रवैया धीरे धीरे तानाशाह होता जा रहा है। उसने मीडिया को, मैं तो स्पष्ट शब्दों में यही कहूंगा कि मीडिया को भी अपने कब्जे में इस तरीके से ले रखा है कि अभी तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की और मीडिया उनसे कोई सवाल पूछता नहीं। विपक्ष की बात करिए तो विपक्ष बेचारा डरा हुआ है। विपक्ष बेचारा क्यों डरा हुआ है? कि विपक्ष पर आरोप हैं घोटालों के, और हो सकता है कि करे हों, क्योंकि हो इसलिए सकता है कि जो लोग जमीन से उठ के गए और उन्होंने सत्ता में सुख भोगा और उनके अचानक से महल खड़े हो गए, उनकी अचानक से उड़ने वाली गाड़ियां आ गई, अचानक से उनके पास फार्म हाउस और वो हो गए, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहीं से पैसा इकट्ठा किया, करप्शन किया। अब जो करप्टेड लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर है। तो अगर सत्ताधारी पार्टी आज कुछ भी गलत कर रही है तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही। अच्छा, फिर कोई हिम्मत करके बात भी कर रहे हैं तो सत्ताधारी पार्टी उनको कुचलने का काम कर रही है। जैसे अभी भी राहुल गांधी के साथ हुआ, उन्होंने कुछ एक दो बात कह दी, हालांकि कहने में जुबान से जो बात करी जाती है
शब्द जो बोले जाते हैं उसमें कोई कम नहीं पड़ रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी भाषा आपने सुनी है, कुछ भी बोल देते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, या फिर क्या कहते हैं उसको, कांग्रेस की विधवा। तो उसी तरीके से उन्होंने भी जाके विदेशों में कर दी बखान के हमारे यहाँ ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी के बारे में भी एक दो बात ऐसी कह दी। तो उनको उस तरीके से एकदम से, क्योंकि भैया वो सत्ता में, विपक्ष में, तो उनकी सदस्यता सदन की रद्द कर दो, उनको जेल भेज दो। तो इस तरीके के काम हो रहे हैं। तो आधुनिक युग में भी इस नाचने वाली बीमारी का मुझे कोई इलाज नहीं दिख रहा, क्योंकि लगता है कि हालात धीरे धीरे वही होते जा रहे हैं 1518 वाले। क्या उम्मीद करी जाए इस देश की जनता से। लेकिन फिर भी मैं अपील करना चाहूंगा, एक बार प्रार्थना करना चाहूंगा इस देश के युवाओं से, क्योंकि सोशल मीडिया ने भी इस देश को नकारा बनाने में कमी नहीं छोड़ी है। एक क्रांति के मुहाने पे ये देश खड़ा था 2014-15 से पहले। कांग्रेस ने जो घोटाले दर घोटाले करे थे, रोज घोटालों की जो रिपोर्ट आ रही थी, कभी कोल ब्लॉक आवंटन किया जाती थी, कभी 2G स्पेक्ट्रम किया जाती थी ना, कभी तमाम जो घोटाले आ रहे थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपने अखबार और टीवी से पढ़ा था, देखा था। तो वो घोटालों की जब खबर आ रही थी, तो धीरे धीरे एक आग लोगों के अंदर सुलग रही थी, और वो हो सकता है कि वो क्रांति का एक रूप ले लेती, और वो जो है परिवर्तन का आगे चल के सिंबल बनता है, एक परिवर्तन की लहर देश के अंदर पैदा होती। लेकिन उस समय दो घटनाएं घटी। एक तो लोगों को इंटरनेट बहुत सुलभ हो गया, आसानी से सोशल प्लेटफॉर्म मिल गए सामाजिक चीजों को लिखने के लिए, और हमारे मोदी जी आ गए। मोदी जी देश के एक कोने में से उठे और इतने बड़े नेता के रूप में उभर के आए कि जो भी क्रांतिकारी वर्ग था, जो तबका था, उसको लगा कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा महामानव हमारे बीच में आ गया है कि ये अब सारी समस्याओं को हल कर देगा देश की। तो लोगों के अंदर जो ज्वार पनप रहा था, क्रांति बहुत जरूरी है भाई सब। किसी एक स्वस्थ देश के लिए समय समय पर चीजों को लेकर क्रांति होनी चाहिए। एक सामाजिक सुधार की क्रांतियों की बात कर रहा हूं मैं, कोई हिंसक क्रांति की बात नहीं कर रहा। सुधार के लिए, अपने आग्रहों के लिए, अपनी मांग के लिए लोगों को क्रांतिकारी होना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने हक के लिए क्रांतिकारी होना चाहिए, किसानों को अपने हक के लिए क्रांतिकारी होना चाहिए। लेकिन क्रांति के भी कई रूप होते हैं। अहिंसक रूप से अपनी बात को रखना भी, संगठित रूप से, वो भी एक क्रांति है। तो क्रांति की एक शुरुआत हो सकती थी, लेकिन दो चीजें हुई। तो लोगों के मन में जो गुबार था व्यवस्था को लेकर, व्यवस्था, खराब व्यवस्था को बदलने को लेकर, वो जो गुबार उन्होंने अपना पूरा इस प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर निकाल दिया। जो भी चीज कहनी थी, जो मन के अंदर आ रहा है, वो सीधा कह डाला सोशल मीडिया पर, और मन हल्का हो गया। और जो प्रेशर बन रहा था अंदर से कुछ उगलने के लिए, शांत। दूसरे वो माननीय मोदी जी आए एक महामानव के रूप में उभर के, और उन्होंने देश को इतने अच्छे अच्छे वादे दिए, इतने अच्छे अच्छे जुमले फैलाए कि लोगों को अंदर एक अच्छा विश्वास पैदा कर दिया कि वो सारी चीजों को ठीक कर देंगे। लेकिन ठीक क्या हुआ? ठीक ये हुआ कि एकदम से जो है ब्लैक मनी कहां से कहां पहुंच गया, लेवल चेक कर लेना आंकड़े। और कर्जा विदेशी पिछले 50 सालों में लिया था सारी करप्ट सरकारों ने, इन्होंने 7-8 साल में दूने से अधिक कर दिया। तो ये व्यवस्था है भाई साहब। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जहां भी ये नाचने कूदने वाले लोग देखें, उनसे कहिए। और आप अगर उसी श्रेणी में से आता है कोई और मेरा वीडियो देख रहा है, मैं कहता हूं मनोरंजन ठीक है, अपना करिए, अपना टैलेंट दिखाइए। उसके साथ साथ आप युवा हो देश के, आने वाली पीढ़ियां क्या सोचेंगी आपके बारे में अगर कुछ यहाँ गलत होता है। और इतिहास में इस समय में लिखा जाता है, जिस समय में हम और आप जी रहे हैं यहाँ, कि ऐसी ऐसी चीजें हुई, तो लोग पूछेंगे क्या कर रही थी उस समय की पीढ़ी। तो जवाब हुआ कि सारे लोग एक डांसिंग प्लेग में, एक ऐसे अनुवाद में नाचे जा रहे थे, सोशल प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म कर रहे थे, और उसी समय देश का ये हाल हो गया। हालात ठीक नहीं है भाई साहब आपके देश के। विचार जरूर कीजिएगा। जय हिंद।